हेलो बच्चों, आज वापस से हम इस सेशन में आप लोगों के साथ मिल रहे हैं। गीता ज्ञान विहार के साइंस के सभी स्टूडेंट्स का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ 2-3 लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं, कुछ सिंपल टिप्स पढ़ी है। साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी बताती जा रही हूँ कि किस तरह से हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, एग्ज़ाम के हिसाब से हमें कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, अब जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ठीक है। और साथ में कल हमने औसत धारा और आरएमएस वैल्यू के बारे में भी पढ़ा था। एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती है। आप लोगों को पता होगा, वैसे तो आप लोगों ने 11th में भी बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं, 12th में भी आप लोगों ने बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं, आगे भी आप लोग पढ़ेंगे टॉपिक्स। तो फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज है, केवल फिज़िक्स एक नाम काफ़ी नहीं है। फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज है, उसके अंदर विद्युतिकी भी आता है, उसके अंदर चुंबकत्व भी आता है, गुरुत्वाकर्षण भी आता है, द्रवों के गुण भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, ऑप्टिक्स आते हैं, बहुत सारी ब्रांचेज है फिज़िक्स की। अभी जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ब्रांच का आता है। जब आप लोग आगे इंजीनियरिंग करेंगे, जेईई मेंस देंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो इंजीनियरिंग में आपसे ब्रांच मांगी जाती है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन से ब्रांच में आ रही है। अगर आपसे कह दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आएगी सारी सेमीकंडक्टर, जो हम लोग आगे और चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। और अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर हम सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वर्किंग, उनका फॉर्मेशन, उनका कंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ही, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का ही एक पार्ट है। जब भी हम इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 मेन कंपोनेंट हैं जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसी टॉपिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हमारा आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर क्या है हमारा? पिछले जो लेक्चर्स आपको पढ़ाए गए, क्या वो समझ में आए आप लोगों को? आप लोगों ने उसका रिवीजन किया कुछ? क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैंने यहाँ पढ़ा दिया और वो आप लोगों को समझ में आ जाए, ये नहीं है। आप लोगों को घर पे जाके वापस पढ़ना ही पड़ेगा। और में से कई बच्चे ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि मैडम हम लोगों ने की केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, हमारे बायो में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन फिज़िक्स में मार्क्स नहीं आए। और फिज़िक्स में मार्क्स नहीं आए तो हमारी परसेंटेज डाउन हो गई। कई जेईई मेंस के और नीट के बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हमारी परसेंटेज डाउन हो गई क्योंकि हमारे फिज़िक्स में मार्क्स कम थे। तो अगर आपको जेईई में और नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपनी परसेंटेज इम्प्रूव करनी है, तो फिज़िक्स ही आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो परसेंटेज इम्प्रूव भी करेगा और परसेंटेज डाउन भी करेगा। अगर आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है तो आप लोगों की परसेंटेज अपने आप अच्छी हो जाएगी, और अगर आपको फ़िज़िक्स अच्छी नहीं है तो परसेंटेज डाउन हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज बेस से देखें तो जेईई और नीट के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क्स बढ़ाता भी है और मार्क्स कम भी करता है। आपको करना क्या है, हम क्या करें? ऐसा कई बच्चे ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि हम क्या करें, हमें डेरिवेशंस याद नहीं रहते हैं, हम क्या करें? तो मेरे गुरुजी थे जो हमें कहा करते थे कि जब तक आप किसी चीज़ को 3 बार हाथ से नहीं लिखते हैं तब तक आप लोग उस चीज़ में मास्टरी नहीं पा सकते। आपको जो डेरिवेशन कराया गया है, अगर आपने उसको 3 बार हाथ से कर लिया तो गारंटी है आप उसको भूल ही नहीं सकते हैं। आप एग्ज़ाम में जैसे ही लिखने बैठोगे अपने आप आपका हाथ चलता रहेगा और आपका पूरा डेरिवेशन पूरा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको करना क्या है? डेरिवेशंस को हाथ से करना है। केवल पढ़ के हमने कर लिया, हमें समझ में आ गया, अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप बाद में वापस करने बैठोगे भूल जाओगे। और डेरिवेशन अगर बीच में भूल गए तो लास्ट तक पहुँच ही नहीं सकते हो। आप अगर बीच की कोई भी एक स्टेप भूल गए, 2 स्टेप भूल गए, आप लास्ट तक पहुँच ही नहीं सकते हो। इसलिए लिख लिख के आपको अभ्यास करना है, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है विभिन्न घटकों के लिए प्रत्यावर्ती धारा का व्यवहार। जो हमारे विभिन्न घटक होते हैं
उनके ऊपर प्रत्यावर्ती धारा का कैसा प्रभाव पड़ता है, वो प्रत्यावर्ती धारा के साथ किस तरह का व्यवहार दिखाते हैं, वो हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। अभी मैंने आप लोगों को इस लेक्चर से पहले, इस स्लाइड से पहले आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि आपका 3 कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जिसको R से डिनोट किया जाता है, इंडक्टर, इसको हम कई बार प्रेरण कुंडली भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? प्रेरण कुंडली। ये जो प्रेरक कुंडली लिखा गया है, इस प्रेरक कुंडली को कई बुक्स के अंदर प्रेरण कुंडली भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक्स के अंदर प्रेरक कुंडली कहा जाता है, कुछ बुक्स के अंदर प्रेरण कुंडली कहा जाता है, तो एक ही चीज है, दोनों, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा जो एलिमेंट है हमारा वो है संधारित्र कैपेसिटर। आपने ये तीनों एलिमेंट्स के बारे में पिछले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर था, विद्युत स्थिर विद्युती का चैप्टर था, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, इंडक्टर कॉइल के आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा है, कैपेसिटर का भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इन तीनों का बेसिक तो आप लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हो। हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है कि अगर इन तीनों में से हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो किस तरह का व्यवहार दिखाती है। ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी एक प्रतिरोध को या एक इंडक्टर को या एक कैपेसिटर को देखा है? रियल में वो कैसे दिखते हैं? चलिए आज हम उसको देखते हैं कि वो रियल में कैसे दिखते हैं। आज हम देखते हैं कि मार्केट में रेजिस्टर कैसा दिखता है, मार्केट में इंडक्टर कैसा दिखता है, कैपेसिटर कैसा दिखता है। क्योंकि आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाएंगे, आप लोगों को मार्केट जाके खरीदने पड़ेंगे कि रेजिस्टर, एक रेजिस्टर दीजिए। अब आपको पता ही नहीं कि रेजिस्टर होता कैसा है, इंडक्टर होता कैसा है, कैपेसिटर होता कैसा है, तो आप कैसे परचेस करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं मार्केट में जो रेजिस्टर मिलता है वो किस तरह का होता है, मार्केट में जो इंडक्टर होता है वो किस तरह का होता है, और कैपेसिटर होता है वो किस तरह का होता है। हम तो सिर्फ सिंबल बना रहे हैं, जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो हम सिर्फ उसका सिंबल बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा होता है थोड़ा सा हम वो भी देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा एक्चुअल में दिखने वाला रेजिस्टर प्रतिरोध। ऐसा प्रतिरोध दिखता है, जो आप बाजार से खरीदते हैं वो इस तरह का प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का जो सिंबल होता है, जो हम सर्किट्स में यूज लेते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, हम हर एलिमेंट को एक सिंबल देके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग करते हैं, सोडियम है, पूरा सोडियम थोड़ा ना लिखते हो, आप क्या लिखते हो? Na लिखते हो। हाइड्रोजन है, पूरा हाइड्रोजन थोड़ा लिखते हो, आप क्या लिखते हो? H लिखते हो। उसी तरह से फिजिक्स में हर सर्किट का, हर चीज का एक छोटा सा सिंबल होता है, ताकि उन सिंबल्स को जोड़ के सर्किट आराम से बन जाता है। तो रेजिस्टर का जो सिंबल हम काम में लेते हैं वो क्या होता है? ऐसी जिगजैग लाइन। अब रेजिस्टर होता क्या है? कार्बन कोडिंग आप लोगों ने पढ़ी है, कलर कोडिंग आप लोगों ने पढ़ी है। कलर कोडिंग क्या होती है? रेजिस्टर के ऊपर ये अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर के ऊपर ये अलग अलग कलर है। पहले रेड कलर है, फिर ब्लू कलर है, फिर गोल्डन कलर है। ये कलर्स हमें क्या बताते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। आप मार्केट में रजिस्टर लेने जाओगे, आपको तो कोई भी वो रजिस्टर पकड़ा देगा, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपको जो भी पकड़ा दिया जाए वो आपके यूज का है। आपके पास जो रजिस्टर होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर वैल्यू का होना चाहिए कि भाई हमें 12 ओम का चाहिए या 15 ओम का चाहिए, तो आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मार्केट वाला तो आपको कुछ भी दे सकता है ना, तो आप रजिस्टर को देख के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। वो कैसे निकाली जाती है? कलर कोडिंग से निकाली जाती है। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था उसके अंदर कलर कोडिंग बताई गई थी कि एक रजिस्टर के ऊपर जो कलर्स होते हैं वो हमें उसकी वैल्यू बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर जो मार्केट में मिलता है वो इस तरह का होता है, और हमारा जो सिंबल होता है रजिस्टर का वो ऐसी जिगजैग लाइन में होता है। अब ये जिगजैग लाइन क्यों होती है?
प्रतिरोध किसी एक चीज का नाम नहीं है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध एक तार की प्रवृत्ति है, या हम कहें कि उसका एक गुण है। गुण क्या है? कोई भी चीज को प्रवाहित होने से रोकना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? किसी भी चीज को प्रवाहित होने से रोकना। और प्रवाहित क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो धारा के प्रवाह को जो रोकने वाली प्रवृत्ति है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। और जब भी हम देखते हैं किसी चीज को अगर हमें रोकना है तो हम क्या करते हैं? ऐसे जिगजैग लाइंस बना देते हैं। आप लोग जब रोड पे भी चलते हैं, वो बम्स आते हैं, वो बम्स भी क्या है? प्रतिरोधी तो है। जो हमारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी के प्रवाह को रोकने वाला है। तो यहाँ पे धारा के प्रवाह को जो रोकने वाला है उसको प्रतिरोध कहा जाता है, और उसका जो सिंबल होता है वो ऐसा जिगजैग लाइन में होता है। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? इकाई क्या होती है? बता सकते हो आप लोग? प्रतिरोध की इकाई होती है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? हमने पहले भी पढ़ा था फिजिक्स में। मोस्टली जिस साइंटिस्ट ने उसका डेरिवेशन किया था, जिस साइंटिस्ट ने उसकी उत्पत्ति की थी, उसी के नाम पर उसकी यूनिट रख दी जाती है। प्रतिरोध की जो उत्पत्ति की थी वो किसने करी थी? ओम नामक साइंटिस्ट ने करी थी। इसलिए प्रतिरोध की इकाई भी क्या बन जाती है? ओम बन जाती है। और ओम का सिंबल क्या होता है? मैंने क्या कहा? फिजिक्स में हर चीज को हमें सिंबल से रिप्रेजेंट करना होता है। अब आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, आपके पास टाइम ही नहीं है, और आपसे कहा जाए इसकी इकाई लिखो, तो आप क्या वहां पे ओम लिखने बैठोगे? आपके पास एक छोटी उसका सिंबल होना चाहिए। तो ओम का सिंबल क्या होता है? ये। अगर हम इकाई लेते हैं, ओम लिखते हैं, तो सिर्फ ये लिख देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये ओम है, प्रतिरोध की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा जो हमारा एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या था? प्रेरण कुंडली। हमने क्या बताया? 3 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? आर, एल और सी। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे नाम से तो सिर्फ ये याद रख लो, आर, एल और सी। आर क्या था? प्रतिरोध। एल क्या है? प्रेरण कुंडली। अब प्रेरण कुंडली क्या होती है? क्या घरों में देखी है कहीं प्रेरण कुंडली? मार्केट में जो प्रेरण कुंडली मिलती है वो इस तरह की होती है। प्रेरण कुंडली घरों में देखी है कहीं? घरों में हीटर चलता है आप लोगों के? इंडक्शन रॉड है आप लोगों के घर में? पानी गर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। रूम हीटर होता है, उसके अंदर ऐसी कॉइल्स बनी हुई होती है, जैसे इसमें दिख रही है ना ये कॉइल्स, ऐसी कॉइल्स बनी हुई होती है। तो ये कॉइल्स क्या कहलाती है? इंडक्टर कहलाती है। इंडक्टर के अंदर जो हमारी प्रेरण कुंडली है उसमें चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है, या हम कहें कि उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो हमने तीनों एलिमेंट्स पढ़े हैं, आर, एल और सी, इन तीनों का प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे प्रतिरोध था, तो प्रतिरोध क्या कर रहा है? धारा के प्रवाह में अपोजिशन डाल रहा है, धारा के प्रवाह में रुकावट डाल रहा है। इंडक्टर कॉइल क्या करेगी? प्रेरण कुंडली क्या करेगी? अपने में से धारा प्रवाहित करेगी और अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगी। तो प्रेरण कुंडली के अंदर जो ऊर्जा संरक्षित रहती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? चुंबकीय ऊर्जा होती है। मार्केट में जो हमें प्रेरण कुंडली मिलती है वो इस तरह की दिखती है। ठीक है, और अगर हम हमारे सर्किट में इसका सिंबल बना रहे हैं तो सर्किट में इसका सिंबल ऐसा राउंड में बनेगा। प्रतिरोध का क्या था? अगर याद हो तो प्रतिरोध का हमने क्या सिंबल बनाया था? प्रतिरोध का सिंबल बनाया था हमने ये वाला, ऐसा जिगजैग। दोनों में फर्क दिखा? यहाँ पे हमने पूरा ऐसा राउंड लिया है, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बस ऐसी जिगजैग लाइंस बना रहे हैं। तो प्रतिरोध का सिंबल ये है और प्रेरण कुंडली का सिंबल ये है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्किट देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या लगी हुई है, प्रेरण कुंडली लगी हुई है या प्रतिरोध लगा हुआ है। अब अगर प्रेरण कुंडली की इकाई की बात की जाए तो प्रेरकत्व, बेसिकली ये प्रेरण कुंडली क्या कर रही है? एक प्रेरकत्व उत्पन्न कर रही है। तो प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी। हेनरी, क्योंकि हेनरी ने ही इसकी डिस्कवरी करी थी, हेनरी ने ही इसकी उत्पत्ति करी थी, इसलिए उसी के नाम पर इसकी यूनिट क्या रख दी गई है? हेनरी रख दी गई है। थर्ड एलिमेंट हमारा आता है कैपेसिटर, संधारित्र, आर, एल एंड सी। याद आया? आर, एल एंड सी। तो तीसरा एलिमेंट हमारा क्या हो गया?
कैपेसिटर, संधारित्र, ये भी आप लोगों ने घरों में कई जगहों पे देखा है। आजकल तो नहीं लगते हैं, लेकिन जो पुराने टाइम के पंखे हुआ करते थे उसमें एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा होता था, बड़ा सा सिलेंडर लगा होता था। वो बड़ा सा सिलेंडर ही क्या है? कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो ऐसा दिखता है, मार्केट में जो दिखेगा आपको वो ऐसा कैपेसिटर दिखेगा। लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे दो लाइंस बना के रिप्रेजेंट करते हैं। जो संधारित्र होता है उसमें विद्युतिकी के रूप में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, विद्युत के रूप में ऊर्जा संरक्षित रहती है। जैसे चुंबकत्व में चुंबकीय ऊर्जा किस में रहती है? प्रेरण कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा संरक्षित रहती है। उसी तरह से संधारित्र क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर जो ऊर्जा संरक्षित करता है वो विद्युतिकी के रूप में करता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो ये हमारे तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच को डिफाइन करते हैं। अगर हमने इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, इनका बिहेवियर पढ़ लिया, तो हमारी इलेक्ट्रिकल के अंदर थोड़ा सा कमांड आ जाएगा। आप लोग जब इंजीनियरिंग करने जाएंगे और अगर बाई चांस आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेते हैं तो आपके पास अगर ये बेसिक क्लियर है तो आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि ये तीन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, और मार्केट में जो हमें मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये तो कुछ भी आपके हम ये कहें सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है, मार्केट में जाओ कैपेसिटर पता ही नहीं है कि कैसा होता है, तो क्या मतलब है उसका। और जब भी आप सिंबल बनाएंगे तो सिंबल के अंदर आपको पता तो होना चाहिए सर्किट में क्या जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है कि प्रतिरोध लगा हुआ है कि प्रेरण कुंडली लगा हुआ है। तो अगर हमें सिंबल पता है तो हम आराम से बता सकते हैं कि हमारे सर्किट में क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा जो मेन आज का लेक्चर है, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है। ये सारा तो बेसिक था, अब हमें मेन क्या पढ़ना है। जो भी हमारा मेन टॉपिक था, हमारी हेडिंग क्या थी? विभिन्न घटकों के साथ प्रत्यावर्ती धारा का व्यवहार। प्रत्यावर्ती धारा इन विभिन्न घटकों, विभिन्न घटक कौन कौन से हो गए? R, L और C, इन तीनों के साथ प्रत्यावर्ती धारा कैसा व्यवहार दिखाती है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। एक चीज और ध्यान रखिए, पिछली क्लासेस में भी बताया गया था और अभी भी मैं आपको बता रही हूं, सर्किट में AC लगा है या DC लगा है, सबसे पहले हमें ये देखना है। कैसे पता चले सर्किट में AC लगा है या DC लगा है? ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये वाला सिंबल, ऐसा जिगजैग सिंबल, ऐसा सिंबल, ये क्या बताता है कि हमारा जो सोर्स लगा हुआ है, जो हमारा स्रोत लगा हुआ है वो AC है। और अगर ऐसी कोई बैटरी लगी हुई है या सेल लगा हुआ है तो क्या पता चलता है कि जो हमारा सोर्स लगा हुआ है वो DC है। अभी हम क्या करना चाहते हैं? एक AC सोर्स के साथ, प्रत्यावर्ती सोर्स के साथ प्रतिरोध कैसा व्यवहार दिखाता है, रेजिस्टेंस कैसा बिहेवियर दिखाता है, वो पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाया। इस सर्किट में हमने एक AC सिग्नल लगाया, वोल्टेज उसकी वैल्यू क्या हो गई? V इज इक्वल टू, ये दिख रहा है आपको, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम जो लगाएंगे वो तो वोल्टेज लगाएंगे ना, और वोल्टेज के कारण परिपथ में जो प्रवाहित होगी वो धारा होगी। तो कभी भी हम धारा अप्लाई नहीं करते, कभी भी सर्किट पे जो हम लगाते हैं वो धारा लगाते नहीं है, लेकिन उस वोल्टेज के कारण परिपथ में हमें धारा मिलती है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, इनपुट पर हमेशा वोल्टेज ही लगाया जाता है, विद्युत वाहक बल ही लगाया जाता है, और आउटपुट पे हमेशा हमें करंट मिलती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हो, चाहे सेमीकंडक्टर एप्लायंस हो, इनपुट पे हमेशा वोल्टेज ही लगाया जाएगा और आउटपुट पे हमेशा हमें करंट मिलती है। तो यहाँ पे हमने ये एक इनपुट सोर्स लगाया है। हमारा सोर्स कैसा चाहिए? हमको AC सोर्स चाहिए, तो ये सिंबल बना दिया। ये सिंबल हमें बता रहा है कि AC सोर्स है, और V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हमारा AC सोर्स हो गया। और परिपथ में हमने और कुछ भी नहीं जोड़ा है, सिर्फ एक प्रतिरोध तार जोड़ा हुआ है, R जोड़ा हुआ है, क्योंकि हम प्रतिरोध के साथ, ओमीय परिपथ के साथ हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत कैसा व्यवहार दिखाता है हमें वही पढ़ना है। तो हमने सर्किट में केवल एक प्रतिरोध जोड़ा है। अब क्या होगा? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है
कि जो भी हमने वोल्टेज लगाया है, जो भी हमने विद्युत वाहक बल लगाया है, वो विद्युत वाहक बल किसके इक्वल होता है? ओम का नियम क्या था? ओम का नियम था V इज इक्वल टू आई आर। ओम का नियम अगर याद हो आपको तो V इज इक्वल टू आई आर, यही था। V तो हमने लगाया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आर हमारा ये लगा हुआ है। अब हमने क्या कहा? इस वोल्टता के कारण परिपथ में एक धारा प्रवाहित होगी, है ना, आई प्रवाहित होगी। और जब ये धारा इस प्रतिरोध में से जाएगी तो इसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, एक वोल्टता उत्पन्न होगी। अब क्योंकि सर्किट में तो कुछ और है ही नहीं ना, सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है, तो जो भी विद्युत वाहक बल है वो पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा? प्रत्यावर्ती स्रोत के इक्वल होगा। अगर दो एलिमेंट्स होते, हमने दो रेजिस्टर लगाए होते, दो प्रतिरोध लगाए होते, तो थोड़ा विद्युत वाहक बल एक प्रतिरोध के अक्रॉस होता है और थोड़ा विद्युत वाहक बल दूसरे प्रतिरोध के अक्रॉस होता है। लेकिन अभी हमने केवल एक ही प्रतिरोध लगाया है, तो जो भी प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज है, विद्युत वाहक बल है, वो पूरा का पूरा इस एक प्रतिरोध के अक्रॉस हो जाएगा। इसलिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारा वोल्टेज तो है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने विद्युत वाहक बल बताया, कौन सा? प्रत्यावर्ती स्रोत का। और ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। इस V की जगह पे, ये जो V है, ये वाला V, इस V की जगह पे हम क्या रख रहे हैं? आई आर रख रहे हैं, ओम का नियम लगा रहे हैं। तो आई आर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। आई आर कितना बन जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। इस V की जगह पे तो हमने क्या लगा दिया? ये जो V है, इस V की जगह हमने क्या लगा दिया? ये V है, इस V की जगह पे ओम के नियम से आई आर लगा दिया। और V की वैल्यू हमारे पास है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई आर इज इक्वल टू बन गया V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? धारा बतानी है। हमें तो ये बताना है ना कि धारा कैसा व्यवहार दिखा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस R को डिवाइड करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू कितना बन गया? V नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, राइट। जो हमने एसी करंट की इक्वेशन पिछले लेक्चर्स में डिराइव करी थी, उसकी वैल्यू क्या थी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पिछले लेक्चर्स में जो हमने एसी करंट की वैल्यू डिराइव करी थी वो कितनी थी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमारी धारा की इक्वेशन क्या थी जो हमने पिछली क्लासेस में डिराइव करी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बन रही है I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, इसका मतलब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो ये जो वैल्यू आ रही है वी नॉट अपॉन आर, ये किसको बता रही है? ये वी नॉट अपॉन आर मुझे बता रही है आई नॉट को, है ना। अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो क्या हो रहा है? यहाँ तो आई का आई आ रहा है, यहाँ साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी आ रहा है, ये वैल्यू अलग आ रही है। इसका मतलब ये वैल्यू किसको बता रही है? वी नॉट अपॉन आर किसको बता रही है? आई नॉट को बता रही है। आई नॉट याद है क्या था? पिछली क्लास में पढ़ा था ना हमने। आई नॉट क्या था? आई नॉट था हमारी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, शिखर मान। कैसे निकाला था ये हमने? बना के बताऊं वापस से कि भूल गए? पिछली क्लास का पढ़ा हुआ। हमने जो प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन की जो फॉर्मेशन बताई थी वो इस तरह से थी। ये थी हमारी फॉर्मेशन। जो हमने एसी करंट की फॉर्मेशन बताई थी वो ऐसी थी। इसमें आई नॉट हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू थी, ये जो अधिकतम शिखर मान जिसको कहा जाता है, पीक वैल्यू जिसको कहा जाता है, वो आई नॉट है। तो यहाँ पे जो ये वी नॉट अपॉन आर है, ये क्या कर रही है? प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को बता रही है, मैक्सिमम वैल्यू को बता रही है। और वैसे भी अगर अपन देखें, ओम का नियम क्या था? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये वही तो आ रहा है, वी अपॉन आर। वी नॉट है मतलब वोल्टेज का अधिकतम मान है, तो ये करंट का अधिकतम मान हो जाएगा, धारा का अधिकतम मान हो जाएगा। तो हमारी वोल्टेज से शुरू किया हमने,
प्रत्यावर्ती स्रोत जो हमने लगाया उससे शुरू किया, ओम का नियम यूज किया और हमने धारा का मान बता दिया कि एक प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी वो भी उसी फॉर्मेशन में होगी, उसी तरह की होगी जैसे कि वोल्टता होती है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों इक्वेशन से हमें ये समझ में आ रहा है, जैसे ये देखो, ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन है, एक तो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और दूसरी है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? एक तो वोल्टता की इक्वेशन, एक धारा की इक्वेशन है, लेकिन इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों एक जैसा ही फॉर्मेशन बना रही है, क्योंकि V के साथ भी साइन आ रहा है और I के साथ भी साइन आ रहा है। इसका मतलब दोनों का फॉर्मेशन, दोनों का जो शेप होगा, दोनों का जो प्रारूप होगा वो एक जैसा ही होगा। देखिए इस फिगर के अंदर ये जो ऊपर वाला है हमारा, ये किसको बता रहा है? जो पूरी डार्क लाइन में है ये किसको बता रहा है? इस वाली वैल्यू को, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को। और जो ये हमने डॉटेड लाइन में बनाई है वो किसको बता रही है? I को बता रही है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को बता रही है। अब यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि V को तो हमने ऊपर वाली लाइन से बताया और I को हमने नीचे बताया, क्या सही में ऐसा है या सिर्फ अलग अलग दिखाने के लिए हमने किया है? ऐसा नहीं है। I की वैल्यू हमेशा V से कम होती है। क्यों होती है? ये देखिए ना, ये वाला था हमारा फॉर्मूला, ये आई नॉट क्या था? वी नॉट अपॉन आर था। मतलब वी नॉट के कुछ मान को जब मैं किसी से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे आई नॉट मिल रहा है। जैसे मान लिया 10 है, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगी तब जाके मुझे 5 मिलेगा, तो 5 बड़ा हुआ या 10 बड़ा हुआ? 10 बड़ा हुआ ना। उसी तरह से जब मैंने V नॉट को R से डिवाइड किया तब मुझे I नॉट मिला है। इसका मतलब I नॉट छोटा होगा और V नॉट बड़ा होगा। इसी चीज को हमने यहाँ ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट किया है। हमारा जो V नॉट है ये ऊपर वाली लाइन है और जो ये I नॉट है ये डॉटेड नीचे वाली लाइन है, लेकिन प्रारूप बिल्कुल एक जैसा है। जैसे ही इसका 0 से t/2 का साइकिल पूरा हुआ V का, वैसे ही I का भी 0 से t/2 में साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे ही V ने अपनी दिशा बदली वैसे ही I ने भी अपनी दिशा बदल गई और t/2 से t के अंदर वैसा ही बिहेवियर दिखाएगी, सिर्फ मान कम हो जाएगा, बाकी प्रारूप वैसा का वैसा रहेगा, जो इसका फॉर्मेशन होगा वो वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि अगर हम एक प्रतिरोध में से प्रत्यावर्ती प्रतिरोध के अक्रॉस, प्रतिरोध के सिरों पर हम एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगाते हैं तो हमें उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली जो धारा मिलेगी वो भी कैसी होगी? प्रत्यावर्ती ही होगी। और V और I में कैसा बिहेवियर होगा वो भी हमने इस डायग्राम से समझ लिया। अब अगर आप लोगों ने ये डायग्राम भी समझ लिया तो आप लोग सब कुछ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अब इसमें क्या करना है हमें? हमने ये तो बता दिया कि जब एक प्रतिरोध के सिरों पर एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया जाएगा तो उसमें धारा भी हमें कैसी मिलेगी? प्रत्यावर्ती ही मिलेगी और दोनों समान कला में होंगी, क्योंकि इसमें भी ओमेगा टी का कोण बन रहा है, इसमें भी ओमेगा टी का कोण बन रहा है। जब V का मान 0 हुआ तो I का मान भी 0 हो गया, जब V ने दिशा बदली तो I ने भी दिशा बदल गई। तो इसका मतलब दोनों समान कला में होंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? जब हमने टॉपिक शुरू किया, जब हमने लेक्चर शुरू किया, तभी हमारा जो मेन एम था वो क्या था? प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध के साथ कैसा व्यवहार दिखाती है, उसको समझने के लिए प्रतिरोध कितना होता है? ओम का नियम था ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो उससे हमने R निकाला तो V अपॉन आई आया। V कितना है अपना? V नॉट साइन ओमेगा टी। I कितना है? I नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कट गया, क्या बचा? V नॉट अपॉन आई नॉट। V नॉट, अगर कल वाला लेक्चर थोड़ा सा आपको वापस याद आ रहा हो तो हमने RMS वैल्यू निकाली थी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली थी। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या थी कल वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग? VI RMS इज इक्वल टू थी I नॉट अपॉन रूट 2।
इसका मतलब आई नॉट कितना बन गया, √2 IRMS। उसी तरह से वी नॉट क्या बन जाएगा, √2 VRMS। तो यहाँ पे जो वी नॉट है उसकी जगह हमने रख दिया √2 VRMS और आई नॉट की जगह रख दिया √2 IRMS। √2 से √2 भी कट जाएगा तो आर कितना आ गया, VRMS अपॉन IRMS। ये जो वी नॉट अपॉन आई नॉट है ये क्या बता रही है, डीसी करंट को बता रही है, एक स्टेबल एक कांस्टेंट करंट को बता रही है, क्योंकि दोनों ही मैक्सिमम वैल्यूज है। लेकिन जो ये आरएमएस वैल्यू है वो क्या बता रही है, समय के साथ इसके मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसको बता रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस इक्वेशन को, अगर हम देखें ये वाली इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या पता चल रहा है, वी नॉट अपॉन आई नॉट का मान वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस है। मतलब जैसा बिहेवियर ये डीसी के साथ बताती है वैसा ही सेम बिहेवियर एसी के साथ भी बताती है। तो प्रतिरोध में से अगर हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कराएं या दिष्ट धारा प्रवाहित कराएं, वो दोनों के साथ अपना सेम बिहेवियर दिखाती है। बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों समान कला में होते हैं, दोनों की कला में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या पढ़ना है, प्रेरण कुंडली। प्रेरण कुंडली में से जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या वो भी समान व्यवहार दिखाएगी या अलग व्यवहार दिखाएगी, वो हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें क्या पढ़ना है, एक प्रेरण कुंडली, जिसके अंदर प्रेरण कुंडली लगी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरकीय परिपथ कहते हैं। जैसे हमने जिसके ऐसा सर्किट जिसमें ओम लगा हुआ था, प्रतिरोध लगा हुआ था, उसको हमने क्या कहा था, ओमीय परिपथ कहा था। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई एक ऐसा परिपथ है जिसमें प्रेरण कुंडली लगी हुई है उसको क्या कहा जाता है, प्रेरकीय परिपथ कहा जाता है, इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है, या शॉर्ट में इसको एल सर्किट भी कहते हैं। अब एल सर्किट हमने क्या किया है, केवल शुद्ध एल सर्किट लिया है। मतलब परिपथ में केवल हमने एक इंडक्टर कॉइल लगाई है और एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया और कुछ भी नहीं लगाया है। तो क्या होगा, जैसा हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो भी हमारा यहाँ वोल्टेज है V = V0 sin ओमेगा t, वो पूरा का पूरा एल के अक्रॉस ही मिलेगा। ठीक है, तो एल के अक्रॉस हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत है V = V0 sin ओमेगा t, और हमें पता है एक प्रेरण कुंडली के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है, वो होता है V = LdI/dt। ये कहाँ से आया, याद आ रहा है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, फैराडे के नियम में पढ़ा था। फैराडे के नियम में हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक प्रेरण कुंडली है और उसमें धारा में वृद्धि हो रही है या धारा में कमी हो रही है तो उसके अक्रॉस जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कितना होगा, LdI/dt होगा। अब वापस से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, LdI/dt = V0 sin ओमेगा t। इसी इक्वेशन में हमने इस V की जगह पे क्या रख दिया, LdI/dt रख दिया। तो LdI/dt = V0 sin ओमेगा t। नेक्स्ट, अब जो ये V0 sin ओमेगा t हमें मिला है, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें तो देखना क्या है, हमें तो ये देखना है कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। हमें तो ये देखना था कि एक प्रेरण कुंडली के अक्रॉस जब हम प्रत्यावर्ती स्रोत लगाते हैं तो वो कैसा व्यवहार दिखाती है। तो ये देखिए, पीछे इक्वेशन में हमने क्या लिखा था, मैं एक बार वापस आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। हमारी इक्वेशन थी V = V0 sin ओमेगा t, और जो फैराडे के नियम था उससे हमें मिला था V = LdI/dt। हमने इन दोनों को इक्वल किया, मैथ्स में पढ़ते हैं ना हम लोग, LHS और RHS को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को इक्वल किया तो हमें क्या मिला, LdI/dt = V0 sin ओमेगा t। LdI/dt = V0 sin ओमेगा t। ठीक है,
अब हमने क्या किया है, देखिए इसी वाली इक्वेशन में देखिए हमने क्या किया, L को डिवाइड में ले लिया V नॉट के और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लिया। तो हमें क्या, क्योंकि हमारा एम क्या है, धारा का मान ज्ञात करना, कि एक प्रेरण कुंडली में धारा कैसी, वोल्टेज तो हमने लगाया है, वो तो हमें पता है कि हमने कितना लगाया है, लेकिन हमें जो धारा मिल रही है वो कैसे मिल रही है, हमें वो देखना है। तो हमें डी आई निकालना है। तो डी आई कितना बन गया, वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 डी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। हमने पिछला डेरिवेशन जो किया था पिछले लेक्चर में, उसमें भी हमने बताया था साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना बनता है, माइनस कॉज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ये साइन ओमेगा टी की जगह आ गया माइनस कॉज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। हम इस ओमेगा को बाहर ले सकते हैं ब्रैकेट से, तो हमारे पास बन गया वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉज ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हमने इसको साइन में क्यों बदला, यहाँ पे साइन में बदलने का कारण क्या है, क्योंकि हमें जो धारा मिल रही, जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया था, क्या था हमारा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमने जो वोल्टेज जिस फॉर्म में अप्लाई किया था उसी फॉर्म में हमें धारा चाहिए। तो हमने वोल्टेज साइन की टर्म में किया था, इसलिए हमें धारा भी साइन की टर्म में चाहिए। जो हमारा डेरिवेशन में निकला है वो किस में निकला है, कॉस की टर्म में निकला है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैथ्स के स्टूडेंट्स जानते हैं, और वैसे 10th में भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है साइन ओमेगा टी साइन साइन 90 माइनस थीटा, ये कितना होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना आता है, कॉस थीटा। और यही अगर हम चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। एक बार मैं आपको इधर अच्छे से लिख के बता देती हूँ इस चीज को। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 10th के अंदर। अब क्योंकि हमने कहा कि हमारा वोल्टेज तो कॉस की साइन की टर्म में था, तो अब हमें धारा भी क्या करनी है, साइन की टर्म में लिखनी है। तो ये जो कॉस ओमेगा टी है इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, साइन में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कॉस ओमेगा टी की जगह कितना रख दिया। अगर इसी चीज को मैं आपको लिख के बताऊं तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस को भी मैंने बाहर ले लिया एक बार का, तो माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। और 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, रेडियन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये तो डिग्री की फॉर्म में हुआ ना। अगर हम रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ साइन की जगह हम कितना लिख देंगे, ये 90 की जगह हम कितना लिख देंगे, पाई बाय 2 लिख देंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, साइन की एक और टर्म प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, आप लोगों ने साइन की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो क्या थी, अगर मैं साइन माइनस थीटा लेती हूं तो वो क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है और साइन थीटा बन जाता है। यही चीज अगर कॉस के केस में लें, कॉस माइनस थीटा करेंगे तो वो प्लस कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, ये छोटे छोटे से बेसिक्स है, अगर आप लोगों को याद नहीं रहते हैं तो एक जगह पे कॉपी में लिख के रख लीजिए साइड में, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। ये छोटे छोटे से जो ट्रिक्स है मैथ्स के, ये हमारी पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। तो इन छोटी छोटी सी ट्रिक्स को आप साइड में अपने पास लिख के रख सकते हैं, ताकि जब भी कोई डेरिवेशन आए हमने इसको कैसे यूज किया वो आपको क्लियर हो जाए। साइन माइनस थीटा को हमने लिखा माइनस साइन थीटा। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, यहाँ से इस माइनस को बाहर ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी आ रहा है। मैंने अगर माइनस बाहर ले लिया तो कितना बन जाएगा, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। करके दिखा देते हैं इसको आपको।
साइन माइनस मैंने बाहर ले लिया और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो गया। अभी मैंने क्या बताया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसका मतलब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पहले से जो हमारे पास डेरिवेशन था उसमें ये माइनस था और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू वी नॉट अपन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। फाइनल जो इक्वेशन मिली, वापस से हमने क्या किया, वी नॉट अपन ओमेगा एल को आई नॉट लिख दिया, क्योंकि हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन वही लाना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने वही फॉर्मेशन लाने के लिए जो ये वैल्यू है वी नॉट अपन ओमेगा एल, इसको आई नॉट लिख दिया। आई नॉट कितना हो गया, वी नॉट अपन ओमेगा एल। यहाँ पे जो ये ओमेगा एल है इसको क्या कहा जाता है, प्रभावी प्रतिरोध कहा जाता है, या इसको एक दूसरी लैंग्वेज में हम प्रेरकीय प्रतिरोध भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंस कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रतिघात भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ है वही कि एक प्रेरण कुंडली कितना प्रतिरोध लगा रही है उसको क्या कहा जाता है, XL कहा जाता है, प्रतिघात कहा जाता है, या प्रभावी प्रतिरोध कहा जाता है, या प्रेरकीय प्रतिरोध कहा जाता है। ये सारे एक ही वर्ड्स हैं। तो ये ओमेगा एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रभावी प्रतिरोध को बता रहा है, या इसको हम प्रतिघात भी कहते हैं, प्रतिघात। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब देखिए, एक ये वाली इक्वेशन देखिए और एक हमारी जो V की इक्वेशन थी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको देखिए। कुछ पता चल रहा है इन दोनों इक्वेशन से? V है वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाया है, और हमें जो मिला है, हमने जब ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एक प्रेरण कुंडली के सिरों पर लगाया तो हमें जो धारा मिली वो क्या मिली, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये माइनस पाई बाय 2 क्या बता रहा है कि धारा वोल्टता से विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहेगी। मतलब हमारा जब वोल्टता चल रहा है, हमने जब वोल्टता प्रवाहित करी है, वोल्टता ने आधा चक्कर पूरा कर लिया, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, आधा चक्कर पूरा कर लिया, तब धारा प्रवाहित होनी शुरू हुई। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में हमने बताया है, ये हमारा वोल्टेज है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा जो ऊपर वाला डार्क लाइन दिख रही है, ये किसको बता रही है, विद्युत वाहक बल को बता रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें धारा को बता रही है। देखिए 90 डिग्री पीछे ही, देखिए वोल्टेज यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुंचा, तब हमारी धारा चलनी शुरू हुई है। तो 90 डिग्री पीछे चलती है धारा, ये पाई बाय 2 पीछे चल रही है, डॉटेड लाइन धारा को बता रही है। और मान तो जो अधिकतम मान है वो तो कम ही रहेगा, वो यहाँ से भी पता चल रहा है, वी नॉट अपन ओमेगा एल है। हमने जब वी नॉट को किसी चीज़ से डिवाइड किया, किसी चीज़ से भाग किया, तब जाके हमें आई नॉट मिला। तो ये देखिए ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की तो ये वी नॉट है, लेकिन आई नॉट हमारा सिर्फ इतना ही मिल रहा है। तो आई नॉट का मान वी नॉट से कम होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि एक प्रतिरोध में से जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो वोल्टता और धारा दोनों समान कला में होते हैं, लेकिन जब हम प्रेरण कुंडली में से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वोल्टता से 90 डिग्री पीछे धारा का मान रहता है। जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे रहती है वोल्टता से। ये चीज़ हमारी इस डेरिवेशन से क्लियर हो गई है, और जो हमने ये डिराइव किया है इसी को हमने यहाँ फिगर फॉर्मेट में बता दिया। आपने फिगर बना दिया, इक्वेशन डिराइव कर दी, एग्जामिनर अपना आप समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपने केवल डेरिवेशन किया, फिगर नहीं बनाया, तो ना तो एक्सटर्नल को समझ में आएगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा, ना आपको समझ में आएगा। आपने दोनों बता दिए, कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, एक्सटर्नल समझ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपने ये फिगर बनाया, अदरवाइज आप ये फिगर नहीं बना पाते। तो हमें फिजिक्स में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आप डेरिवेशन भी करेंगे और साथ साथ उससे रिलेटेड जो फिगर्स हैं वो भी बनाएंगे। बाकी लैंग्वेज आप लिखे नहीं लिखे वो आपकी इच्छा है, नहीं लिखेंगे। किसी चीज़ को आप प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, आप लैंग्वेज लिखिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज नहीं भी लिखते हैं और आप ये पूरा डेरिवेशन करके आते हैं, फिगर बना देते हैं, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब ये वाला फिगर हमें क्या बता रहा है, ये देखिए, हम बताते हैं इसको आपको। ये वाला फिगर, ये जो हमने फिगर बनाया है, ये फिगर हमें क्या बता रहा है, ये इस फिगर को कहा जाता है फेजर डायग्राम, कला चित्र। कला चित्र जो हमने यहां बनाया है, इसी को ही हम अब रोटेशन की फॉर्म में बता रहे हैं, मतलब एक सर्कल की फॉर्म में बता रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे वेव की फॉर्म में बताया, इसी चीज को अगर हम सर्कल की फॉर्म में बताएं तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा V0 है जो ओमेगा टी एंगल पर है, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी, V = V0 sin ओमेगा टी। तो ये हमारा V0 एंगल पर, ओमेगा टी एंगल पर हमारा V है। हमने क्या कहा, धारा 90 डिग्री पीछे होती है, तो ये धारा हमारी 90 डिग्री पीछे होके यहाँ पे मिल जाएगी हमको। तो अगर हमने ये फेजर डायग्राम भी बना दिया तो भी एक्सटर्नल को समझ में आ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और वैसे भी आपको देख के भी समझ में आ रहा है, यहाँ से भी देख के पता चल रहा है कि धारा 90 डिग्री पीछे है, यहाँ से भी देख के पता चल रहा है धारा 90 डिग्री पीछे है। तो सिर्फ फिगर देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने बताया कि एक प्रेरण कुंडली किस तरह का व्यवहार दिखाती है प्रत्यावर्ती धारा के साथ। लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि प्रेरण कुंडली में से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका व्यवहार कैसा होगा। तो अभी हमें ये पढ़ना है कि प्रेरण कुंडली में से जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे वो कैसा व्यवहार दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, V = V0 sin ओमेगा टी था, I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2 बना। यहाँ तक तो हमने सिर्फ ये बताया कि धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है, लेकिन अब ये AC के साथ प्रभाव कैसा दिखाती है वो बताना है। तो देखिए, मैंने पिछला जो हमारी टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात क्या था, XL। XL कितना था, ओमेगा L। पिछला जो था आपका याद आ रहा है कुछ, हमने क्या लिखा था, I0 = V0 अपॉन ओमेगा L। ये जो ओमेगा L है वो क्या कहलाता है, हमारा XL कहलाता है, प्रतिघात कहलाता है, प्रेरण प्रतिघात कहलाता है। ये बेसिकली क्या है, प्रतिरोध की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन एक प्रेरण कुंडली जो रुकावट डाल रही है उसको एक अलग नाम दे दिया गया ताकि हमें नाम देख के पता चल जाए कि हाँ ये प्रेरण कुंडली का प्रतिघात है वही, काम वही है, धारा के प्रवाह को रोक रहा है। लेकिन प्रेरण कुंडली जो धारा के प्रवाह को रोक रही है उसको हमने नोटेशन दे दिया XL। यही अगर R नोटेशन होगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रतिरोध ने, एक तार ने जो धारा के प्रवाह में रुकावट डाली है, प्रतिरोध, वो R था। लेकिन प्रेरण कुंडली में जो धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न हुआ वो XL होता है, ओमेगा L, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। ओमेगा कितना होता है, ओमेगा कल हमने पढ़ा था 2π/T। कैसे आया था ये, 2π था कोण और T था समय। कोणीय वेग कितना होता है, कोण बटा समय तो होता है, तो 2π कोण हुआ और T पूरा एक चक्कर काटने में, यहां से चली और यहां तक आने में एंगल कितना बना, कोण कितना बना, 2π 360 डिग्री। और एक चक्कर पूरा होने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है, जिसको T लिखते हैं। तो ओमेगा = कितना था, 2π/T। एक और टर्म आप लोगों ने पढ़ी थी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे अगर मैंने ये वेव बनाई, यहां से यहां तक का एक चक्कर हुआ, फिर यहां से यहां तक का दूसरा चक्कर हुआ, यहां से यहां तक का तीसरा चक्कर हुआ, एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर किए गए हैं वो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये जो स्मॉल f है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है। आवृत्ति में और टाइम पीरियड में, आवर्तकाल में क्या रिलेशन होता है, f = होता है 1/T। तो ये जो यहाँ पे 1/T आ रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं ना। इसलिए हमारी XL कितना बन गया, ओमेगा L। ओमेगा को हमने लिख दिया 2πf, तो हमारी XL की वैल्यू बन गई 2πfL। अब जो ये वैल्यू है इससे हम बता सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा प्रेरण कुंडली के साथ, प्रेरण कुंडली में से जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करी जाएगी तो वह कैसा व्यवहार दिखाएगी।
देखिए इस चीज को समझते हैं अपन। हमने कहा एक्सेल है हमारा 2πfl, ठीक है। जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था तभी मैंने आपको बताया था एक डीसी करंट की आवृत्ति 0 होती है और एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, अनंत बन जाएगी। और इन्फिनिटी कितना होता है, 1/0 लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/0। तो एक्सेल कितना बन जाएगा हमारा, 2π 1/0 इंटू एल। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, इन्फिनिटी। अगर मैं अनंत को किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी हमें क्या मिलेगा, अनंत ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा 2πl था, मैंने इसको अनंत से मल्टीप्लाई किया तो भी रिजल्ट मुझे क्या मिला, अनंत मिला। इसका मतलब एक जो एल सर्किट होता है, जो प्रेरकीय परिपथ होता है, उसके लिए प्रतिघात का मान अनंत होता है अगर उसमें से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाए। इसका क्या मतलब हुआ, प्रतिघात क्या है, ये देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, प्रेरकीय परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। धारा के प्रवाह में जो रुकावट आ रही है उसको प्रतिघात कह रहे हैं। अब प्रतिघात अनंत है, इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ज्यादा रुकावट है। अगर बहुत ज्यादा रुकावट है तो क्या कोई चीज चल पाएगी, चल ही नहीं पाएगी। आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके आगे एक बड़ी सी दीवार आ जाएगी तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे, एक रुकावट आ गई ना, अनंत रुकावट आ गई है तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। वही चीज यहाँ पर हो रही है। जब एक प्रेरण कुंडली में से एसी करंट प्रवाहित की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो जो प्रेरण कुंडली है वो उस प्रत्यावर्ती धारा के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है और इस अनंत प्रतिरोध के कारण एसी करंट उसमें से प्रवाहित ही नहीं हो पाती है, प्रेरण कुंडली में से प्रवाहित नहीं हो पाती। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरण कुंडली अपने में से एसी करंट को फ्लो नहीं होने देती है, एसी करंट को प्रवाहित नहीं होने देती। तो क्या ये कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होने देगी? यही चीज अगर अपन डीसी के लिए समझे, डीसी में क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा, डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की जो आवृत्ति होती है एफ, वो कितनी होती है, 0 होती है। डीसी की आवृत्ति 0 होती है। जब डीसी की आवृत्ति 0 है तो एक्सेल क्या बन जाएगा, 0, मतलब कोई रुकावट ही नहीं है। कोई रुकावट ही नहीं है, हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हो, कोई रुकावट नहीं है, तो क्या गाड़ी रुकेगी, नहीं रुकेगी, वो आराम से चलती जाएगी। इसका मतलब जो प्रेरण कुंडली है वो अपने में से डीसी धारा को आराम से प्रवाहित होने देता है, उसके लिए 0 प्रतिरोध उत्पन्न करता है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। मतलब वो प्रत्यावर्ती धारा को रोक देता है, अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता है। अगर कोई ऐसा सर्किट है, एक ऐसा एप्लायंस है, हम नहीं चाहते हैं कि उसमें से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो, हम चाहते हैं उसमें से केवल, आपके पास कॉम्बिनेशन दोनों है, आपके पास डीसी करंट भी है और एसी करंट भी है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो एप्लायंस है वो केवल डीसी पे ही काम करे, एसी पे काम नहीं करे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक इंडक्टर कॉइल लगानी पड़ेगी, हमें एक प्रेरण कुंडली लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्रेरण कुंडली अपने में से डीसी को आराम से जाने देगी और एसी को रोक देगी। तो जो हमारा एप्लायंस है वो आराम से डीसी पर काम कर लेगा। ऐसा ही बिहेवियर हमें संधारित्र के लिए भी पढ़ना है कि संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा के साथ कैसा व्यवहार दिखाता है। चलिए पढ़ते हैं। ये है हमारा धारतीय प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात, कैपेसिटिव सर्किट, सी सर्किट भी कहते हैं इसको, धारतीय प्रतिघात। मतलब हमने क्या किया, परिपथ में केवल एक कैपेसिटर लगाया और एक एसी वोल्टेज लगा दिया, एक एसी सोर्स लगा दिया, V = V0 sin ओमेगा t।
V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा AC सोर्स लगा हुआ है और सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस लगा हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा जो विद्युत वाहक बल है, ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो सिर्फ कैपेसिटर को मिलेगा और किसी एलिमेंट को नहीं मिलेगा। एक कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर होता क्या है, संधारित्र होता क्या है, जो अपने अंदर आवेश को संरक्षित करके रखने की कैपेसिटी रखता है, धारिता रखता है। कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर की जो प्लेट्स है, हमने इसका सिंबल भी ऐसा ही बनाया था, ये इसका सिंबल बनाया था। तो हम क्या करते हैं, दोनों लाइनें बराबर करनी है। अगर आपने एक बड़ी और एक छोटी बना दी तो ये क्या बन जाएगा, ये बैटरी बन जाएगी, सेल बन जाएगा। ये एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन है तो ये सेल होगा, लेकिन ऐसे अगर हम बहुत सारे सेल्स को जोड़ देंगे तो ये बैटरी बन जाएगी। लेकिन कैपेसिटर में क्या होती है, दोनों लाइनें बराबर होती है। ये चीज़ जब आप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सर्किट जब आप बनाएंगे, परिपथ जब आप बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको कैपेसिटर बनाना है तो दोनों लाइनें बराबर होनी चाहिए। और अगर आप बैटरी बनाते हैं, सेल बनाते हैं, तो एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल बताती है और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को बताती है। तो यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगाया है। कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो आवेश संरक्षित हुआ वो Q है, कैपेसिटर की धारिता C है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज उत्पन्न होगा V इज इक्वल टू Q बाय C होगा। जैसा हम पिछले दोनों केसेस में करते आ रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। यहाँ पे जो ये V है, इस V की जगह पे हम क्या लगा देंगे, इस V की जगह पे हम क्या रख देंगे, Q बाय C रख देंगे। तो Q बाय C इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। C को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लिया, Q इज इक्वल टू C वी नॉट साइन ओमेगा टी। पिछले टॉपिक में भी हमने क्या किया था, इसको लिखा था। ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे जो ये C वी नॉट है इसको हम Q नॉट भी लिख सकते हैं, Q नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। Q नॉट क्या है, जो अधिकतम आवेश संधारित्र की प्लेटों पर इकट्ठा हो रहा है वो Q नॉट है। लेकिन हमारा एम है धारा का मान ज्ञात करना, तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करना। तो धारा अब याद आया, मैंने जब टॉपिक शुरू किया था, प्रत्यावर्ती धारा जब शुरू करी थी तो आपको बताया था धारा 3 तरह की होती है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा और तात्क्षणिक धारा, क्षणिक धारा। तो ये जो हमें कैपेसिटर में मिलती है या इंडक्टर में मिलती है वो क्षणिक धारा होती है, dq बाय dt होती है। तो I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, dq बाय dt। अब हमें निकालनी है I, हमारे पास Q की वैल्यू आ चुकी है, उस Q से हम क्या करेंगे, I कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास क्या था, लिख के बता देती हूँ आपको, पिछला वाला हमारे पास था I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, और Q क्या था हमारे पास, Q था C इंटू V इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये था हमारे पास, इसी चीज को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर Q की जगह पे हमने Q की वैल्यू रख दी CV साइन ओमेगा टी। C और V तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन का होगा। जिसमें T आ रहा होगा, समय आ रहा होगा, सिर्फ उसी का ही अवकलन होगा या उसी का ही समाकलन होगा। तो यहाँ पे ये साइन ओमेगा टी आ रहा है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन की टर्म क्या होती है, अगर हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया, तो क्या मिलेगा, कॉस nx और n आगे आ जाएगा, जैसा कल भी हमने बताया था, कॉस ओमेगा टी। अगर हम कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और कॉस का साइन ओमेगा टी बन जाएगा। यही अगर मैं कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी बनेगा और टी के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड में आ जाएगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जनरली ये कहा जाता है मैथ्स में कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस मिलेगा, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन मिलेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हमने किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन किया है तो जो रिजल्ट मिला है उसका मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूंगी तो वापस से मुझे पहली वाली टर्म मिल जाएगी। यहाँ पे हमें साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बन गया कॉस ओमेगा टी, और क्योंकि टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाइड में है तो ओमेगा आगे आ गया।
क्या मिल जाएगा हमें, ओमेगा सी वी नॉट कॉज ओमेगा टी। ठीक है, अब क्योंकि हमें तो इसको उस फॉर्मेट में लाना है ना, कौन सा फॉर्मेट था, वी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट क्या होता है, आई क्या होता है, वी अपॉन आर। इस फॉर्मेट पे लेके आना है, तो इस फॉर्मेट में लेके आने के लिए ये जो सी डब्ल्यू है इसको हम डिवाइड में डाल देंगे, 1 अपॉन ओमेगा सी लिख देंगे। लिख सकते हैं ना, ऐसे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। तो ये अगर मैंने इसको वापस से उल्टा कर दिया तो ओमेगा सी वापस ऊपर आ जाएगा। इसको हमने लिख दिया वी नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी कॉज ओमेगा टी। वापस से हमें यहाँ पे कॉज मिल रहा है, और हमारा जो वोल्टेज था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था। V जब साइन की टर्म में था तो I भी हमें साइन की टर्म में चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि दोनों कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमें कॉज ओमेगा टी को साइन में बदलना है, तो साइन पिछली टॉपिक में ही बताया था मैंने, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा आ रहा है, इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया। साइन इस वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, आई नॉट लिख दिया। आई नॉट कितना मिल गया, वी नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। तो हमारी धारा का मान क्या मिल गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मिल गया। इंडक्टर में क्या मिला था, अगर याद हो तो हमने जो इंडक्टर के अक्रॉस लगाई थी उसमें धारा मिली थी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मिली थी। और कैपेसिटर में क्या मिल रही है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इंडक्टर में हमने क्या कहा था कि धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है, क्योंकि माइनस आया था, यहाँ प्लस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहेगी। अब इसका हम फिगर से भी फॉर्मेशन बता सकते हैं। फिगर से कैसा फॉर्मेशन आएगा इसका, जैसा हमने प्रेरण कुंडली के लिए फिगर बताया था वैसा ही हम यहाँ पे भी बताते हैं। ये है हमारा, ये जो डार्क लाइन है ये वोल्टता को बता रही है, ठीक है। और जो ये अब क्या हो रहा है, धारा 90 डिग्री आगे चल रही है। पिछले केस में यहाँ से धारा शुरू हुई थी, अब इस केस में हमारी यहाँ से धारा शुरू हो जाएगी, ये 90 डिग्री आगे चलेगी। वोल्टता ने जब चलना शुरू किया तो धारा आधा चक्कर चल चुकी थी। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगी तो ये ऐसा बनेगा, ये इसको अगर मैंने ऐसा बढ़ाया तो ये इस तरह से हुआ। इसका मतलब वोल्टता ने जब चलना शुरू किया तो धारा आधा चक्कर आगे चल चुकी थी, 90 डिग्री आगे चल रही है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको बता रही है, धारा को बता रही है। तो फिगर से हमारा ये क्लियर हो गया कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहता है और धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है, ठीक है। जैसा हमने प्रेरण कुंडली के लिए बताया था प्रेरकीय प्रतिघात होता है, उसी तरह से संधारित्र के लिए भी धारतीय प्रतिघात होता है। अभी जो हमने पीछे लिखा था मैं वापस लिख देती हूँ, हमने लिखा था V नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाएगी, XC कहलाएगी, प्रेरकीय संधारित्र धारतीय प्रतिघात कहलाएगी। तो XC कितना बन गया, 1 अपॉन ओमेगा सी। पिछले क्लास में, पिछले वाले में हमने बताया ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ, तो XC कितना बन गया 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। क्या होता है धारतीय प्रतिघात, धारतीय परिपथ में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है, XC होता है। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब हमें ये पढ़ना है कि प्रत्यावर्ती धारा के साथ इसका व्यवहार कैसा होता है, वो कैसे पढ़ेंगे अपन। देखिए मैंने जो पिछला बताया था आपको, हमने कहा था XC इज इक्वल टू है 1 अपॉन 2 पाई एफ, ठीक है। पॉज। अब देखो जैसा हमने पिछले वाले इंडक्टर के केस में फेजर डायग्राम बनाया था, फेजर डायग्राम में क्या बनाया था हमने, ये हमारी किसका मान था, V का मान था। ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ तक ये V नॉट को बता रही है। अगर इंडक्टर का ध्यान हो, ये एंगल था हमारा ओमेगा टी, ठीक है।
इंडक्टर का ध्यान हो तो हमारी धारा यहाँ आ रही थी, 90 डिग्री पीछे थी इसलिए यहाँ आ रही थी। लेकिन अब हमारा कैपेसिटर का केस है, तो कैपेसिटर में क्या होगा, 90 डिग्री आगे रहती है धारा, इसलिए अब हमें धारा जो मिलेगी वो 90 डिग्री आगे यहाँ पे मिलेगी। तो ये हमारी धारा मिल गई, आई नॉट मिल गई, 90 डिग्री आगे मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा फेजर डायग्राम होता है। और ये वाला जो डायग्राम है हमारा वो वेव डायग्राम होता है। दो तरह के डायग्राम बनाने होते हैं हमें, एक फेजर डायग्राम होता है, कला निरूपण होता है, और एक वेव डायग्राम होता है जो उसका सिंपल वेव को जो रिप्रेजेंट करता है वो डायग्राम होता है। अगर आप एग्जाम में इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, केवल वो बनाएंगे तो भी अच्छा है और दोनों बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो अब हमें ये समझना है कि हमारी जो कैपेसिटर है वो प्रत्यावर्ती धारा के साथ कैसा व्यवहार दिखाती है। देखो हमने लिखा XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, और ओमेगा कितना होता है, 1/2πf इंटू C। अब मैंने क्या बताया था, DC के केस में जो फ्रिक्वेंसी का मान होता है वो 0 होता है। अगर मैंने यहाँ फ्रिक्वेंसी 0 कर दी तो 1/0 क्या हो गया, अनंत। और AC के केस में जो फ्रिक्वेंसी का मान होता है वो अनंत होता है, तो XC इज इक्वल टू 1/अनंत, जो कितना बन जाएगा 0। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर DC धारा संधारित्र में से प्रवाहित होगी तो उसके लिए वो अनंत रुकावट डालेगी, वो DC धारा को प्रवाहित ही नहीं होने देगी। और अगर अपन AC की बात करें तो AC क्या करेगी, जो AC धारा है वो इंडक्टर में से आराम से प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि वो उसके लिए कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है, कोई रुकावट उत्पन्न नहीं कर रहा है। क्लियर, यही चीज हमने इंडक्टर में पढ़ी थी। इंडक्टर क्या कर रहा था, AC के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा था और DC के लिए शून्य प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा था। तो वो DC को प्रवाहित होने दे रहा था, AC को रोक रहा था। तो संधारित्र क्या करता है, इंडक्टर का बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर दिखाता है। अब अगर अपन फाइनल समरी समझें, इसकी फाइनल समरी क्या आएगी अपनी, स्टॉप। तो अब हमारा जो फाइनल समरी बनी आज के लेक्चर की वो क्या बनी, प्रतिरोध अपने में से AC और DC को जब प्रवाहित करता है तो दोनों के साथ समान व्यवहार दिखाता है। AC को भी वो ऐसे ही फ्लो करता है जैसे कि DC को करता है। अगर हम फेज डायग्राम से समझें इसको, तो फेज डायग्राम भी मैं साथ साथ बता देती हूँ आपको। ये किसके केस में हुआ, R के केस में हुआ। प्रतिरोध में V और I दोनों एक ही कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। प्रेरण कुंडली क्या करती है, DC को तो प्रवाहित होने देती है, AC को रोक देती है। और दूसरी चीज, इसमें वोल्टता तो अपनी ही जगह पे रहेगी, लेकिन जो धारा है वो 90 डिग्री पीछे चलती है, इस तरह से। ये L के केस में हुआ। संधारित्र क्या करता है, AC को प्रवाहित होने देता है, DC को रोक देता है, DC को प्रवाहित नहीं होने देता है। और अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, ये तो V ही रहेगा और जो हमारी धारा है वो 90 डिग्री ऐसे आगे चलेगी। ये C के केस में हुआ। ये जो 0 से शुरू होगा इसको हम V कहेंगे और जो दूसरा वाला है उसको हम I कहेंगे, ये इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ में आई आपको कि किस तरह से प्रत्यावर्ती धारा को जब प्रतिरोध में से प्रवाहित करा जाए तो वो कैसा बिहेवियर दिखाएगी, संधारित्र में से किया जाए वो कैसा दिखाएगी, और प्रेरण कुंडली में से किया जाए वो कैसा दिखाई देगी। अब हम अगर चाहें तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं। हम L और C दो ले लेते हैं सर्किट के अंदर। अभी तक तो हमने केवल R लिया, केवल C लिया, केवल L लिया। अब हम दो के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। हम चाहें तो V और R भी ले सकते हैं, हम चाहें तो L और C भी ले सकते हैं, हम चाहें तो C और R भी ले सकते हैं। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के कोर्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है LCR। हम तीनों को जोड़ देते हैं, हम तीनों को ले लेते हैं और तीनों के अक्रॉस हम क्या कर देते हैं, एक प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत लगा देते हैं। तो अब LCR के साथ वो कैसा बिहेवियर दिखाएगी इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी बताया था
लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को लिखोगे नहीं, आप लोग याद नहीं रख सकते हो। डेरिवेशंस को 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार 1 बार तो अपने हाथ से लिखना ही है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान। मतलब लिख लिख के जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमारी कुशलता बढ़ाता है, हमारे एकाग्रता बढ़ाता है, हमारे उसके अंदर परफेक्शन लाता है। अगर हम डेरिवेशन को 3-4 बार लिख देते हैं तो वो पक्का हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, और जब हम लिखने बैठते हैं तो अपने आप ही लिखते चले जाते हैं। इसलिए आपका आज का काम क्या है, अभी तक जितने भी डेरिवेशंस हमने किए हैं उनको हाथ से लिखना है, हाथ से करना है, तभी आप लोगों में परफेक्शन भी आएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ आगे बढ़े रहेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा LCR सीरीज सर्किट। तीनों को हम जोड़ देंगे और वो कैसा बिहेवियर दिखाएगा वो हम पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।